हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए सीडीपी का मैराथन क्लास होने वाला है और यकीन मानिए कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है ये। इसमें मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए हैं, आपके सीडीपी मिक्स क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, यकीन मानिएगा कि वो 50 क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आप अपने एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, खेल का मैदान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खेल के मैदान में संज्ञानात्मक विकास को बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता। सभा सागर ये भी नहीं है, घर ये भी नहीं है। तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, देखिए हमारा जो बच्चों का स्कूल होता है और उस कक्षा जिसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं, उस कक्षा का पर्यावरण कैसा है, वातावरण कैसा है, ये बहुत डिपेंड करता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ओके, देखिए नीचे लिखा भी हुआ है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, हर क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखा हुआ है। ओके, मैं आपको जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करवाता चल रहा हूँ और आप इसकी पीडीएफ मुझसे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे मिलेगी, वहाँ से आप मुझसे पीडीएफ ले लेना। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि यही आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। सीटेट के एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। अभिभावक एवं अध्यापक का बिल्कुल भी नहीं है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का सिर्फ इनका ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। वंशानुक्रम एवं वातावरण का, देखिए जो हमारा विकास होता है, जो मानव का विकास होता है, वो किन दोनों का किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है। एक तो होता है वंशानुक्रम, ठीक है, जो हमारे घर वाले होते हैं, हमारे जीन्स होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, और हमारा वातावरण जो होता है घर का, ठीक है, एनवायरनमेंट जो होता है, उनका परिणाम होता है हमारा विकास। इन दोनों चीज़ों के परिणाम से हमारा विकास संभव हो पाता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये रहा वंशानुक्रम एवं वातावरण आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। इसमें पूछा है नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने, देखिए रखने नहीं है, रटने हैं, रटने हैं ये, इसको आप ठीक कर लेना, ये मिस्टेक हो गई शायद टाइपिंग में। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो फ्रेंड्स, एक बात आप हमेशा याद रखना, आपकी चाहे कोई सी भी शिफ्ट हो, सीटेट के एग्ज़ाम में ये आपके पैडागोजी का क्वेश्चन है। सीटेट के एग्ज़ाम में जब भी आपको याद करने या फिर रटने, ठीक है, या फिर बाध्य करने, ऐसे कोई भी वर्ड दिख जाएं, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर रटने आ गया तो देखते ही इसको गलत काट देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछा है बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। देखिए जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो कभी भी रट के याद नहीं करते। ओके फ्रेंड्स, हम बचपन में बहुत रट के याद करते थे क्योंकि हम बुद्धिमान नहीं थे। ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है। बिल्कुल ये बुद्धिमान बच्चों की क्षमता है, लक्षण होते हैं। वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे के लक्षण है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे के लक्षण है। तो कौन सा नहीं है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं होते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए आंसर में भी दिया हुआ है, वह जो बुद्धिमान बच्चों को निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ये किसने कहा था। इसका श्रेय जाता है हमारे पियाजे साहब को, कि भाई पियाजे साहब ने बोला था जो बच्चे होते हैं वो दुनिया के बारे में अपने स्वयं के समाज का सृजन करते हैं, स्वयं की मतलब यार दोस्त बनाते हैं, स्वयं का अपना एक समाज बनाना पसंद करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पियाजे साहब ने कहा था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, परिवार एक साधन है। किस चीज़ का साधन है। अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का, या फिर गैर औपचारिक शिक्षा का। तो जो परिवार साधन होता है वो होता है हमारा औपचारिक शिक्षा का, ठीक, सॉरी अनौपचारिक शिक्षा का। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर है, परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, या फिर संवेगात्मक विकास का। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा हमारा बौद्धिक विकास, ऑप्शन नंबर ए। अवधारणाओं का जो विकास होता है वो मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक विकास का। ओके फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। खेल विधि आधारित है तो ऑप्शन नंबर 1 शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। जो हमारी कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि होती है, भाई खेल विधि से क्या होता है, हमारा बच्चे को विकास होता है एवं वृद्धि के वृद्धि होती है, यानी कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है हमारी खेल विधि। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें बताइए क्या आएगा। दल या समूह में रहने की अवस्था, ये भी है। अनुकरण करने की अवस्था, ये भी है। देखिए इसमें खेलने की अवस्था नहीं आएगी। जो हमारी पूर्व बाल्य अवस्था है तो उसमें खेलने की अवस्था नहीं आती है, बाकी सारी अवस्था आती हैं। बच्चे प्रश्न भी बहुत करते हैं, बड़ों की कॉपी करते हैं, और दल या समूह में रहने की अवस्था भी होती है। आंसर ये दिया हुआ है, खेलने की अवस्था नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बताइए। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे? नहीं। और अगला, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चे को बताएंगे, या फिर आप गतिविधि में बच्चे को शामिल करेंगे, या फिर बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे? बताइए। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई बच्चों को रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी विशेषता है? भाई आप बच्चों को काम बांट दीजिए, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने दीजिए, उनसे खुद से एक्सपेरिमेंट करवाइए। बच्चे आपस में अपने क्लासमेट के साथ में एक्सपेरिमेंट करेंगे, गतिविधि करेंगे, तभी उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा किसी भी चीज़ में। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है? बिल्कुल भी नहीं। मूल्यांकन सिर्फ इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों का कारण पता लगाना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा आंसर आपका, उपयुक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। देखिए आपका पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ये भी गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बिल्कुल गलत है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ये भी गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये सही है मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो। ओके फ्रेंड्स, देखिए आंसर भी दिया हुआ है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। उपदेश देना और मूल्यांकन करना ये दोनों नेगेटिव ऑप्शन है। ओके, तो नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा होता है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दिया हुआ शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, ये सभी होने चाहिए। ओके, तीनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए, प्यार भी, विश्वास भी और रेस्पेक्ट भी, सम्मान भी। क्वेश्चन नंबर 15, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज़ को बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता की भावना को? बिल्कुल भी नहीं। सहयोग की भावना को? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। प्रतिद्वंदिता, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तटस्थता की भावना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सहयोग की भावना को एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य हमेशा बढ़ावा देता है कि भाई एक दूसरे का सहयोग करना सीखो। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आंसर आपका, सहयोग की भावना को। क्वेश्चन नंबर 16, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। देखिए मानसिक रूप से जो स्वस्थ अध्यापक होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? वह सख्त अनुशासन पसंद करता है, बिल्कुल भी नहीं होती है। उसे अपने विषय का गहन ज्ञान होता है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, वह अत्यधिक संवेदनशील है।
तो इसमें आपका आंसर आएगा वह संविदात्मक रूप से संतुलित है। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आपका आंसर, वह संविदात्मक रूप से संतुलित होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं अपने आप में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आजीविका कमाना, ये तो नहीं हो सकता। बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, और ऑप्शन नंबर 3 बौद्धिक विकास। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है शिक्षा के उद्देश्य से। ठीक है, शिक्षा का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो यही होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य वह है सामान्य बुद्धि। इसमें तो आपका आंसर ये लगा हुआ है, सामान्य बुद्धि वाले बच्चे कहलाते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन? नहीं। सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन? नहीं। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन? बिल्कुल, ये आपका आंसर हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन से होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बता देना चाहिए आएगा इसमें। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर भी, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा किसी टीचर से कोई प्रश्न करता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या उसे मना कर देंगे कि चुप कर, या फिर आप उसका ध्यान बटा देंगे, या फिर आप ये बोल देंगे कि नहीं मुझे नहीं आता? आप उससे ये बोलेंगे कि ठीक है मैं इसका उत्तर अभी थोड़ी देर बाद देता हूँ तुम्हें, और आप इस उत्तर को समझेंगे और उसको अच्छे से समझाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? जब शिक्षक फुर्सत में हो? बिल्कुल नहीं। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो? बिल्कुल भी नहीं। कुछ समय के पश्चात? ये भी ठीक नहीं है। देखिए, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। देखिए, अगर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है और उसको बहुत जिज्ञासा है उस सवाल को जानने की, तो आप क्या करेंगे? आप क्या फुर्सत में जवाब देंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसी समय जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा उत्पन्न की गई है तभी आपको उसकी जिज्ञासा शांत करनी है, उसका सॉल्यूशन करके, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? ठीक है, आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे? देखिए ये आगे बाध्य है, ऑप्शन आप देखते ही गलत कर देना। आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे? मातृभाषा में बोलने से किसी भी बच्चे को नहीं रोकना, ये आपका गलत है। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल सही बात है। आप बच्चे की मातृभाषा की सहायता से उसको इंग्लिश सिखा सकते हैं, दूसरी भाषा सिखा सकते हैं, यानी कि अंग्रेजी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? तो ये आपका किया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये आपका क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का? नहीं। बाल मनोविज्ञान का? नहीं। शिक्षा संहिता का? नहीं। अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, इन दोनों चीज़ों का एक अच्छे शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, बच्चे के विकास को सिरस्ते सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? विकास सिर से पैर की ओर को होता है। देखिए ये सिरस्ते सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है, जो हमारा सिर से पैर वाला सिद्धांत था ना, उसमें पूछा गया है। ये विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। तो आप बताइए इसमें आंसर कौन सा आएगा? देखिए इसमें आएगा, कोई भी आपका आंसर नहीं है इसमें से। विकास सिर से पैर की होता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें से आपका
गार्डनर के जो 7 बुद्धि के सिद्धांत थे जो उन्होंने निर्धारित किए थे, उसमें कौन कौन से थे? स्थान संबंधी बुद्धि भी था, ठीक है, अंतर व्यक्तित्व का बुद्धि भी था, भावनात्मक बुद्धि भी था, और ये नहीं था सिर्फ, सॉरी, इसमें सिर्फ भावनात्मक बुद्धि नहीं था, बाकी सारे हैं। भावात्मक बुद्धि भी है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि भी है, और स्थान संबंधी बुद्धि भी है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है, पियाजे के चरण से संबंधित सही कथन कौन सा है? घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है, कौन सी अवस्था में सोचता है वो? जब वो मूर्त अवस्था में होता है, यानी कि मूर्त संचालन प्रक्रिया। इसमें आपका ये आएगा, ये आपने पढ़ भी रखा होगा। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आपका मूर्त संचालन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 28। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। इसमें आपका आंसर आएगा प्रतिरोध। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। मैं आपको अब ये जल्दी क्वेश्चन कराता चल रहा हूँ, आप लोग इसकी PDF मुझसे ले लेना और अच्छे से याद कर लेना इनको। ये आपके पेडागोजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी ऑप्शन आपका सही है। उपरोक्त दोनों, तो देखिए दोनों ऑप्शन आपके सही है, उपरोक्त दोनों आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम सही है? देखिए, वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य और मौखिक प्रश्न। इसमें आपका आंसर आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, जो हमारे विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारक होते हैं उनको जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? पूछा है, नहीं होना चाहिए। देखिए, वार्तालाप कौशल ये भी बिल्कुल होना चाहिए, मौखिक प्रश्न ये भी बिल्कुल होना चाहिए, परियोजना कार्य जो हमारे एक्सपेरिमेंट वगैरह बच्चे खुद से करते हैं वो भी होना चाहिए, बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होने चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, इनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 31। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे आप, अगर आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी होते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 32। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोरी क्षेत्र को चिन्हित करना, ये नहीं है। उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की अवस्था, ये भी नहीं है। अकादमिक घटनाओं के कारण का पता लगाना, बिल्कुल आप प्रॉब्लम्स का पता लगाइए, अकादमिक जो घटनाएं होती हैं उनका पता लगाइए, यही मुख्य उद्देश्य होता है आपका नैदानिक परीक्षण का। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है, क्या होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर? नहीं। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर? नहीं। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर? आपका यही सही हो जाएगा। जो हमारी छोटी कक्षाएं होती हैं उनमें शिक्षण की खेल पद्धति जो होती है वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 34। पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, उन दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो देखिए, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति जो होती है वो साधारणतया आधारित होती है बच्चों के पेरेंट्स पर, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण? नहीं। प्रदर्शन? नहीं। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर ये सभी? ऑप्शन बताइए आप कौन सा ठीक होगा। ये सभी होगा? बिल्कुल भी नहीं। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो बच्चों का होता है वही प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? बताइए। सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, या फिर
अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण, यही आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उनके शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यह सहयोग की भावना को बढ़ाएगा और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर सीटेट के एग्जाम में आया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के परिवारों को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या फिर आकस्मिक अधिगम। तो देखिए, जिस भी प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे को देखकर सीखता है, तो दूसरे किस में आते हैं? दूसरे हमारे समाज में आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है विद्यार्थियों में। ठीक है, तो कैसे कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बताकर, या फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर कर, या फिर आदर्श रूप से बर्ताव कर कर, या फिर उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो इस क्या आएगा इसका? जब वो खुद एक आदर्श व्यक्ति बनेगा, आदर्श रूप से बर्ताव करेगा बच्चों के साथ, ठीक है, तभी वो सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है स्टूडेंट्स के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान ने, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आएगा इसमें आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 41, मन का मानचित्र संबंधित है किससे है? बोध, समझ बढ़ाने के तरीके से, साहसिक कार्य की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, या फिर मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इसमें आपका आंसर आएगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, जो हमारा मन का मानचित्र होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, या फिर वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो इसका आपका आंसर आएगा पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। कैसे देखा जाना चाहिए? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। देखिए, जो हमारा विद्यालय जीवन होता है वो हमारे जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो हमारा स्कूल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी रूप में उसे देखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए? नहीं। उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। किसी भी शिक्षक को उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। नंबर 45, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? तो ये होते हैं हमारे विकास की दर में। फ्रेंड्स, आप लोग इसकी मेरे से PDF ले लेना, कमेंट कर देना आप लोग, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 46, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है क्या है? सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ये क्वेश्चन मैं अभी कराया था आपको, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ओके फ्रेंड्स, मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता होती है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्याओं वाले क्षेत्र का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षक किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्टिकरण प्रदान करना। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है इसका पता लगाना, पुष्टिकरण करना। क्वेश्चन नंबर 48, कक्षा में विद्यार्थी को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए क्या उचित है? श्याम पट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, या फिर प्रश्न पूछना। इसमें आएगा आपका प्रश्न पूछना। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण? नहीं। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन?
या फिर वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, या फिर विभिन्न प्रवेश परीक्षा के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। ठीक है, इसमें आपका आंसर आएगा ये, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अब आज का पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है 50। विवेचनात्मक शिक्षाशास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेश का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षीकरण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षीकरण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, यही हमारा विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसकी पीडीएफ मुझसे ले लेना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये मैराथन अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं किसी और सब्जेक्ट की भी मैराथन आप लोगों के लिए करवा दूंगा और उसकी पीडीएफ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। कोई पैसे वैसे नहीं है, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, मैं आपको उस पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सअप नंबर पे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।